सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें सेट नंबर 4 हल करके बताने वाला हूं। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा, बिल्कुल आपको वही बताने वाला हूं। और इसके बाद इसका सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और 3 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका हम लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके जरूर देख लेना। और इसका कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, ठीक है, लिंक दे देंगे, तो वहां से भी देख लेना आप। चलिए, तो जानना समझते तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्रश्न नंबर पहला देखिए, सेट नंबर 4 का। तो प्रश्न नंबर पहला है, बिंदु P 2, -3 और 10, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है, इसे कैसे हल करेंगे देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे, बीच की दूरी का सूत्र लिख लिया हमने ये। अब बीच की दूरी यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह। अब x1 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, x2 का मान 10 है तो यहाँ पे 10 लगा देंगे, और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान -3 है, y2 का मान y है, और इसका होल वर्ग। और बीच की दूरी हमारी 10 दे रखी, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो इधर से ये अंडरूट हटेगा तो उधर घात 2 लग जाएगी, तो 10 पे घात 2 और बराबर यहाँ पे -8 बचेगा, तो ये प्लस -3 और माइनस y का होल वर्ग। अब यहाँ पे ये आपका 64 हो जाएगा, और 64 को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 100 - 64 बराबर -3 माइनस y का होल वर्ग। ठीक, तो बेटा यहाँ 36 बचेगा, तो -3 माइनस y का होल वर्ग बराबर 36। अब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडू लग जाएगा, तो -3y वो -y और -3 माइनस y बराबर, इधर से घात हटेगी तो इधर अंडू लग जाएगा, तो अंडर 36। और जैसे ये अंडर 36 लगेगा तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अंडर लगेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ से -3 माइनस का y बराबर, तो बेटा ये प्लस माइनस 6 हो जाएगा, 36 को 6 लिखा जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना भैया। अब यहाँ से लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर इसका लेंगे, ठीक। जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो माइनस हटा देंगे, तो यहाँ पे -3 माइनस y बराबर 6। अब 3 को उधर भेजेंगे, तो -y बराबर 6 प्लस 3, तो -y बराबर 9, और ये माइनस का चिन्ह 9 के साथ लग जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -9। एक आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर तो आपका हो जाएगा -3 माइनस का y और बराबर -6। अब 3 को उधर भेजेंगे, तो -y बराबर -6 और +3, तो -y बराबर -3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हमारा 3 आएगा। तो इसका जो आंसर आया है 9, यानी -9, 3, तो -9, 3, तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अगर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है तो वहां से जाके आप मोबाइल की सेटिंग में जाके वहां से वीडियो क्वालिटी ठीक कर सकते हैं आप। 360 देखिए, 360 देखिए, 480 देखिए। अगर ज़्यादा ही अच्छा देखना है तो 720 पे देखिए, वीडियो बहुत अच्छा दिखेगा आपको। अब इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 2 है, देखिए, एक पासे का उछालने पर आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो प्रश्न तो आपने देख लिया है, ठीक। अब जब कोई पासा होता है तो पासे पे जो अंक अंकित होते हैं तो 1 से लेके 6 तक होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये। अब यहाँ से अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो PE बराबर, ठीक, PE बराबर अनुकूल परिणाम
बटा कुल परिणाम, तो ये बटा अनुकूल परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 है, और ये कुल परिणाम है, ये कितने हमारे 6 हैं, तो 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, और प्रश्न नंबर ये हमारा 2 था भैया, तो इसका आंसर है 1/2, और इसका आंसर गलत दे रहा है आंसर में। ठीक है, तो इसका आंसर 1/2 ही होगा, और आंसर में कुछ और दे रहा है, हमें देखा था हमने। इसका देखिए सी नंबर, ठीक, दूसरे में सी दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक, तो इसका आंसर होगा 1/2, ये होगा बी नंबर। चलिए अगला देखिए आप, प्रश्न नंबर 3 है, पहले प्रश्न देख लें आप। प्रश्न नंबर 3, 26 और 256 का लासा 156 है, यानी 26 156 का लासा 156 है, तो मासा ज्ञात करिए। देखिए कैसे करेंगे भैया, तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमारी जो पहली संख्या है बेटा, यहाँ पे 56 दे रखी है, कितनी है यार 26 है। ठीक है, पहली संख्या 26 है, और दूसरी संख्या हमारी 156 है, और इसका जो लासा दे रखा है 156, तो मासा नहीं पता, तो मासा ऐसे ही छोड़ दीजिए, और लासा 156 है, बराबर पहली संख्या हमारी 26 है, और दूसरी संख्या हमारी 156 है, तो बेटा 156 से 156 काट दीजिए, तो यहाँ लिखा मासा बराबर 26, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लो इसको। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 445 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो कैसे करते देखना। प्रश्न तो आपने देख लिया, हटाओ इसको, तो नंबर डालेंगे 4। तो यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं हमारे पास 245 और इसके बाद 1037। अब प्रश्न ये कह रहा है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे 5, तो इन दोनों में 5 5 घटा दो, इसमें 5 घटाओ और इसमें 5 घटाओ, तो आपका ये बचेगा 240, और ये बचेगा 1032। अब इसका भाग इसमें लगा देना है, तो 240 यहाँ लिखेंगे और 1032 यहाँ लिखेंगे, तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा लगभग 4 बार जाएगा ये। ठीक है, चलिए 4 का हमें तो लग रहा है ये चला जाएगा 5 बार, 5 बार नहीं जाएगा, 4 ही बार जाएगा। देखो 4 का 0 में करेंगे 0, और 4 चौक 16, हाँ से लेक 4 4 दूनी 8 और 1 9, इतना बचेगा। अब इसे घटाइए, तो बेटा यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ से दहाई लेंगे 13, और 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा। ठीक, और दोबारा भाग चालू करेंगे यहाँ से। अब ये संख्या अंदर लिखेंगे 240। अब यहाँ पर ये जाएगा हमारा 3 बार चला जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब इसे घटाएंगे, तो जब यहाँ से 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, फिर यहाँ से बचेगा 3, और 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 0 और लिखेंगे नहीं हम। अब यहाँ पे लिखेंगे 72, तो 24 3 72, तो यहाँ पे जो मासा निकला है हमारा वो आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। प्रश्न को एक बार देख लें, और इसमें विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो हमारी वह संख्या कौन सी है 24 है। तो 24 का भाग इन दोनों संख्याओं में लगाएंगे, तो 24 का भाग 445 में लगाएंगे तो शेषफल बचेगा हमारा 5। जब इसमें लगाएंगे तो शेषफल भी, यानी प्रत्येक दशा में 5 5 शेष बचेगा हमारा। चलिए भैया अगला देखिए प्रश्न आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा 5, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक मूल 2 है, तो यहाँ पे ये x का मान हो गया, x बराबर 2 रख देंगे इसमें, और a का मान निकल के आ जाएगा। चलिए भैया, तो प्रश्न नंबर पहले 5 लिखे हम।
2x² प्लस का ax प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पे हम x बराबर लिखेंगे 2, x बराबर 2 रखने पर तो x की जगह 2 लगा दीजिए। तो देखो 2 पे घात 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे लिख देंगे a पे घात 2 और प्लस यहाँ पे 6 और बराबर 0। तो आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और भैया 2 पे घात 2 इसका मान 4 बन जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस ये 2a हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। 8 से 14 हो जाएगा तो 2a प्लस 14 बराबर 0। 14 को उधर भेज देंगे तो 2a बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। फिर 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 तो a बराबर माइनस का 7 निकल के आ जाएगा हमारा। देखिए कौन सा विकल्प नंबर है इसमें। कहाँ चला गया प्रश्न। हाँ विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला देखिए प्रश्न आप। अब यहाँ पे दो संख्याओं का योग और अंतर 8 2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अरे भैया दो प्रश्न आपका दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 है 2 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो प्रश्न तो आपने देख लिया, कैसे करेंगे देखना आप इसको। तो प्रश्न नंबर 6 इनका योगफल। ठीक है तो a प्लस बी बराबर 8 और इनका अंतर बराबर 2 है। ठीक कितना है 2। अब इसको हल कर दीजिए तो a यानी b से b काट दीजिए, a और a 2a और बराबर 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एकन 2 2 पंजे 10 तो a बराबर कितना निकला हमारा 5 निकल के आ गया। एक में रखने पर a बराबर 5 निकला तो यहाँ पे 5 रख दीजिए तो आपका हो जाएगा 5 प्लस b बराबर 8 और 5 को उधर भेज देंगे तो b बराबर 8 माइनस 5 तो b बराबर हमारा 3 निकल के आ जाएगा। तो आंसर निकला क्या गया, एक 5 और एक 3, ये आंसर आ गया। तो 5 3 है आपका प्रश्न नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें और प्यारे बच्चों बस थोड़ी कृपा कर दीजिए आप हमारे ऊपर। भैया वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस सेट का आपको हल चाहिए वो कमेंट में लिख देना, हम उसका भी वीडियो बना के देंगे। ठीक, बस सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट जरूर करना। आप प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं हम, भैया इतना काम जरूर कर लेना आप। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 है आपका यहाँ पर समीकरण यानी समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस का 9 बराबर 0 के मूल होंगे। और बेटा ये प्रश्न नंबर 7 यानी देखो विकल्प इसके बहुत ही जबरदस्त है, सीख सबको लेना भैया। ठीक है चलिए तो ये प्रश्न नंबर 7 कैसे करते हैं देखना। यहाँ पे लिखेंगे 4x² माइनस का 12x और प्लस का 9 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये a का मान होता है, a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर माइनस 12 हो जाएगा और c बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, विभक्त कर यानी d बराबर ज्ञात करना है। तो d बराबर b² माइनस 4 से ये ज्ञात करना है। तो देखो b का मान माइनस 12 का वर्ग और 4 गुणा a का मान 4 है और गुणा b का मान 9 है। तो ये माइनस 12 है ना, माइनस 12 तो ये 144 प्लस हो जाएगा। ठीक है और ये माइनस 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 ने 144 तो ये दोनों कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो डी का मान निकला है वो 0 निकला है। ठीक है तो बेटा यहाँ पे 3 कंडीशनें होती है, पहले तीनों कंडीशनें देख लो तब बता रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे डी का मान 0 निकल के आया तो यहाँ पे 3 कंडीशनें होती हैं। देखो नंबर 1 डी का मान 0 हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो यहाँ पे देखो डी का मान 0 निकल के आया, तो जब डी का मान 0 निकल के आया तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो होते हैं या होंगे तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। और जब डी का मान धनात्मक आए तो आपको लिखना पड़ेगा 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा। और जब डी का मान ऋणात्मक निकल के आए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इन 3 पॉइंट को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे बेटा डी का मान 0 निकल के आया, जब डी का मान 0 निकल के आया तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो आपको इसमें देखो हिंदी कौन सी है भाई, टिक लगा दीजिए। तो वास्तविक और बराबर तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक, वास्तविक और देखो भिन्न का अर्थ है, देखो 2 भिन्न यानी असमान
दो भिन्न वास्तविक मूल है, तो यानी कि अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे दो बराबर और वास्तविक मूल है, बराबर का दोनों एक ही जैसे होंगे, ठीक, ये कह रहा है। चलिए आगे देखिए अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 कैसे करते हैं देखना। वो 8 तो इजी है, कर सकते हैं, लेकिन हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। देखो 8 नंबर है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इसको कैसे करेंगे देखना भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,3 तथा 4,1 बीच की दूरी निकाल देनी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। मान लगा दीजिए भैया, अंडर रूट x1 का मान 2 और x2 का मान 4 प्लस y1 का मान 3 और y2 का मान 1 अंडर रूट। तो यहाँ पर बचेगा -2 का वर्ग और यहाँ बचेगा 2 का वर्ग अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 4 और प्लस ये 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट 8 हो जाएगा। तो 8 को लिखा जाएगा अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये हमारा और इसका जोड़ा बन गया, तो ये बाहर निकल आएगा 2 अंडर रूट 2 और मात्रक। ये हो गया प्रश्न आपका, जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर इसके बाद अगला देखिए, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा भाई। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें विभक्त कर ज्ञात करना है। पहले प्रश्न देख लें आप। प्रश्न नंबर 9 है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए, यानी डी का मान ज्ञात करना है। चलिए भैया इसको भी देख लीजिए। 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। तो ये a बराबर हो जाएगा हमारा 3 और b बराबर -2 और c बराबर 1/3। हमें विभक्त कर ज्ञात करना है, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर देना है। तो b का मान -2 का होल वर्ग -4, a का मान यहाँ पे देखो 3 है और c का मान 1/3 है। तो बेटा ये 3 से 3 कट जाएगा हमारा, तो ये -2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 बन जाएगा और -4 ये पहले से है, तो ये से कट जाएगा, तो डी का मान 0 निकलेगा। ठीक, मिलाओ कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए अब आप। प्रश्न नंबर 10, दिए गए चित्र में ए बी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड डी ई खींचा गया। यानी देखो ये आधार है, तो इसके समांतर ये रेखा खींची गई है, ठीक है। तो ए डी यानी डी बी बराबर 7.2 और ए ई बराबर 1.8 और ई सी बराबर है 5.4। तो ए डी की माप ज्ञात करिए, तो कैसे करेंगे देखना। तो पहले बना ले चित्र हम। तो प्रश्न नंबर है हमारा 10। बेटा हमने चित्र बना लिया है, ये इसका नाम है ए बी और ये सी, यहाँ से समांतर रेखा खींची गई है, तो यहाँ पे डी और ए। अब देखो थोड़े मान दे रखे हैं, यानी कि डी बी बराबर, डी बी कहाँ पर है, ये रही डी बी, तो इसका मान है 7.2 सेंटीमीटर और ए ई इसका मान है 1.8 सेंटीमीटर और ई सी और इसका मान है भैया 5.4 सेंटीमीटर। तो हमें एडी की माप ज्ञात यानी इसका मान ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखना। तो पहले त्रिभुज लिख लें आप, त्रिभुज ए बी सी में इसमें एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जब ये वाली भुजा इसके समांतर हो, ये वाली भुजा इसके समांतर हो, तो यहाँ पे थेल्स पर में लगती है। तो यहाँ पे लिखेंगे तेरी की बी सी समांतर डी ई, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो आपको यहाँ पे लगानी थेल्स पर में। तो थेल्स पर में कैसी होती देखना, तो इतने बटा इतना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर फिर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ये काम कब करेंगे, जब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, तो आपको लिखना ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ये लिखना है। तो भाई तो हमने लिख दिया। अब ए डी की माप हमें पता नहीं है
अब डीबी की माप 7.2 है, तो यहाँ लिख दी 7.2 बराबर एई की माप इसकी है 1.8 और ईसी की माप इसकी 5.4। अब यहाँ से देखो 10 से पीछे अंक समान है, यहाँ पे 10 से पीछे एक अंक है, यहाँ पर भी एक है, तो बेटा इसका 10 बढ़ जाएगा, तो ये 18 1 18 18 3 54। तो यहाँ पे बचा हुआ है AD बटा 7.2 और बराबर 1/3। अब 3 1 3 और 3 दूनी 6, 1 बचा दशमलव, यहाँ पे 12 हो गया और 3 चौक 12 इतना। तो यहाँ पे AD बटा 2.4 और बराबर 1/1 कैसे गुणा कर दो इसका इसमें, तो AD बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देखिए आप, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखो यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और दूसरे की 4 सेंटीमीटर, तो उन इनकी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो यहाँ पर जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, ये प्रमेय है हमारी, संगत भुजाओं का वर्ग कर दीजिए, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दीजिए। तो संगत भुजाएं 3 और 4 हैं, पहले 3 और 4 को बटे में लगाएंगे यानी अनुपात में लगाएंगे, तो 3/4 और इसका वर्ग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9/16। जब 9/16 हो जाएगा तो 9:16 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9:16। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर आप। तो चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बेटा ये चित्र है आपका, तो ये कोण बना हुआ 30 अंश और इसकी त्रिज्या है हमारी 40 यानी 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर डालेंगे हम 12। तो यहाँ पे चलो चित्र भी दिखा दें आपको थोड़ा हम, बेटा हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर ये कोण है 30 अंश और इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 अंश। तो यहाँ पे लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है πr² थीटा और बटा 360, और पाई का मान 3.14 लगाना है आपको, 3.14। ठीक है, और आर का मान 4 है, तो 4 गुणा 4 और थीटा का मान 30 है, तो यहाँ पे 30 रख देना है और बटा 360। चलो समझिए आगे, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे हम, 3.14 गुणा 4 का गुणा 30 में कर दो, तो ये 4 ये बचा हुआ और 120 हो गया और बटा 360। 12 1 12 और 12 3 36 3 बार जाएगा। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 1 4 1 5 और ये 4 12 और 10 से पीछे 2 अंक, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा और बटा बचा हुआ 3। अब इसमें 3 का भाग लगाएंगे, चलिए इधर लिखा 3 का भाग इधर लगा के दिखाई दे रहे हैं, तो 12.5 और ये 6। चलिए तो देखो 3 चौक 12, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये दशमलव है ना हमारा, पहले दशमलव लगा दो, अब 5 का ले लो उतारा और 3 एकन 3, 3 एकन 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, ये 2 बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इस 6 का उतारा लेंगे तो हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ बचेगा 2। बस इतना ही रखिए। अब जब हमने इसका भाग इसमें लगाया है तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 4.18 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे कौन सा आंसर है, तो ये हमारा जो आंसर निकला है, देखो ये निकला प्यारे बच्चों, ये देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.91 है, तो हमारा आंसर निकला 4.1 और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आया आंसर। ठीक है, यहाँ पे 9 है, अब इसका भाग थोड़ा और लगाएंगे आगे। ठीक, 2 बचेगा तो यहाँ पे 0 3 6 18, यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 6 हटाएंगे तभी यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर कैसे करते हैं हम,
तो प्रश्न नंबर 13 है। तो यहाँ पे दे रखा है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब यहाँ से इसके मान रख देने हैं। तो 2tan 45 का मान 1 और इस पे घात 2 है तो घात 2 लगा देनी है, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 और इसके ऊपर घात 2 है तो घात 2 लगा देनी है, माइनस साइन 60 का मान √3/2 इसके ऊपर भी घात 2 लगा देनी है। और प्यारे बच्चों ये प्लस और ये माइनस से कट गया आपका, तो यहाँ पे 2 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 2। ये इसका आंसर आ गया। लगाओ भैया टिक। प्रश्न नंबर 13 का सी हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। इसमें किसी एक को हल करिए, चाहे ऐसे हल करिए चाहे ऐसे हल करिए। तो यहाँ पे चलो पहला ही हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर और 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23। अरे भैया 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 ही बचेगा, और माइनस साइन स्क्वायर 23। अब ये कॉस है, कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया सूत्र आपने पढ़ा है ये, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो कॉस है तो ये साइन स्क्वायर 23 और माइनस साइन स्क्वायर 23। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हमारा आंसर आ गया। 14 के बाद प्रश्न नंबर 15 देखिए। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है, तो tan a 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इन सब का मान, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो भैया यहाँ पर क्या करें, इसको लगाएं 60 पे हम। अब ध्यान समझना, तो प्रश्न नंबर 15 पहले लिखेंगे तब प्रश्न को हल करेंगे। तो एक बनाना में समकोण त्रिभुज पहले, और प्रश्न उसने कह दिया सी समकोण है तो सी को यहाँ लिख दो, तो ए और ये सी, ठीक। अब यहाँ पे क्या दे रखा है देखो यहाँ पे दे रखा उसने tan a बराबर 1/√3, ठीक। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, अब ये tan है तो यहाँ पे, और ये कोण कितने का, 90 अंश का है हमारा, ये उसने पहले बोल रखा है। अब यहाँ पे tan है तो tan में ही देखिए ये मान किसका है भैया, सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे b होगा। ये tan में देखो ये मान किसका है, तो tan 30 का है ना, तो tan a बराबर tan 30, tan से tan कट जाएगा तो a बराबर हमारा 30 अंश निकल के आएगा। तो ये वाला कोण निकल के आ गया 30 अंश, और ये वाला प्यारे बच्चों 90 है। तो ये कितने का होगा, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और 180 में से घटा देंगे तो आपका ये बचेगा 60 अंश का। तो कोण ए का मान कितना है, यानी ए बराबर 20 हो गया, ए बराबर 30 हो गया, और बी बराबर हो गया हमारा 60। तो ये वाले मान इसमें रख देने आपको यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा साइन ए, फिर इसके बाद है कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो ए की जगह पे 30 लगा देना और बी की जगह पे 60 लगाना है, तो आपका हो जाएगा साइन 30 और कॉस 60। फिर इसके बाद यहाँ पे 30 लगाना है, कॉस 30 और साइन 60। अब इसको हल करेंगे, तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2। तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1 1 1 2 दूनी 4, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस फिर √3 का √3 में करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके हर समान है, इसके हर समान है, जब हर समान होते हैं तो अंत जोड़ देते हैं, तो 3 और 1 4, तो 4/4, ये इससे कट गया, तो आंसर 1 आ गया। और बराबर का चिन्ह आपको जरूर लगा लेना भैया ये। तो इसका जो आंसर निकला वो कितना निकला, 1 निकला है। चलो यही आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर को एक बार पूरा देख लें आप। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा, इसमें जो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए अब आप।
प्रश्न नंबर 16 है, तो इसके पहले हम सारणी बना लें। तो प्यारे बच्चों ये हमने टेबल बना ली है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग अंतराल दिया और ये बारंबारता दे रखी है। अब इसका मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 10 में 0 जोड़ेंगे 10, फिर 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 ही बार जाएगा। अरे भैया इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 का आधा 5 हो जाएगा, या 5 होगा, ठीक है 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 30 और 30 का आधा 15। इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35। इन दोनों को जोड़ेंगे 90, 90 का आधा 45, ठीक। अब यहाँ से अगला कॉलम बनाएंगे x गुणा यहाँ, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 5 तो ये 15 यहाँ लिखेंगे, ध्यान से समझते रहना है। और 15 छक्का 90 तो यहाँ पे लिखना है। और 25 अट्ठे 200 तो यहाँ पे लिखना है हमें। और 35 पंजे 175, 55 25 की 5 हासिल 2, 5 तो 15, 117 175। और 45 तियाँ 135, 45 तियाँ 135 इतना, ठीक है। तो इधर इसको जोड़ेंगे, तो इसके जोड़ को लिखा जाता है भैया, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो इसका इधर लिख रहे हैं यहाँ पर हम, यानी यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एक्स एफ बराबर। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये जोड़ हो जाएगा, ये 15 की 5 हासिल 1, यानी कि 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 3 20, और 20 और 1 हासिल 21, हासिल लगी हमारी 2, 2 2 4 5 6, इतना निकल के आएगा। और इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब हमें निकालना समांतर माध्य। तो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ और बटा सिग्मा एफ। और प्यारे बच्चों एक बात बता दूं आपको, कोई भी बच्चा मोबाइल का और कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा। अगर ये जोड़ गुणा भाग घटाना मोबाइल से करोगे तो बेटा मैं दावे के साथ कहता हूँ ये प्रश्न परीक्षा में आप कर नहीं पाएंगे। 100% कहता हूँ, अगर मोबाइल कैलकुलेटर का यूज करोगे तो ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में कर नहीं पाएंगे, और करेंगे वो भी गलत होगा। 100% कह रहा हूँ मैं, तो मोबाइल का यूज बिल्कुल ना करिए, बता रहा हूँ मैं। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद इसका मान कितना है, 615 है, और इसका मान है 25। देखो बेटा मेरा काम है समझाना, अब आप समझें या ना समझें। अब इसका भाग इसमें लगाए, पूरे वीडियो में मोबाइल का यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल आपके सामने करके दिखाऊंगा, प्रश्न बता रहा हूं मैं। इसका भाग इसमें लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम भी मोबाइल का यूज कर सकते हैं। अब देखिए 25 सेकंड यानी 25 दूनी 50, तो यहाँ पे बचा हुआ 1। अरे ना समझ में हमसे कहिए ना, हम आपको समझाएंगे, बस कमेंट करते रहिए आप। तो यहाँ पे 1 बचा है, और 6 में से 5 गया तो 1 बचा हुआ, इसका ले लेंगे उतारा। अब ये 25 चौकू 100 हो जाएगा हमारा, तो 5 यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ा देंगे 0, ठीक। तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, तो 150 लिख दीजिए यहाँ पर। बस प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर कट गया। तो 25 का भाग इसमें, ये दशमलव नहीं है, पेन रख जाता है, ठीक है, गलती से माफी चाहता हूँ, ये दशमलव नहीं है, 615 है। तो 25 का भाग इसमें लगाया तो हमारा गया है 24.6, ये इसका आंसर आ गया। और देखो कहाँ पर विकल्प नंबर हमारा बी आ गया निकल के, ठीक। चलिए भैया, तो जैसे हम बगैर फोन से करते हैं आप भी करके देखिए ना, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपने को जांचो, अपने को परखो भैया। चलिए अगला नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 17 कैसे करते हैं। पहले प्रश्न नंबर 17 देख लें आप, तब प्रश्न हल करके दिखा रहे हैं हम आपको। प्रश्न नंबर 17, यदि एक वृत्त का परिमाप, यानी एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते देखना। तो पहले तो भैया वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप, जो वृत्त का परिमाप होता है उसी को बोलते हैं परिधि, ठीक। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और बराबर वर्ग का परिमाप, बराबर है हमारा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो बेटा वृत्त की परिधि जो होती है हमारी 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप 4
गुणा भुजा ए कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 इतना। अब यहाँ से पाई का मान क्या कह रहा है विकल्प, चलो पाई का मान बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना बचा, यानी पाई आर और बराबर यहाँ पे 2a। तो यहाँ पर क्या होगा, ए आएगा बेटा इसके नीचे, ये ए आएगा आर के नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर बट्टा ए और बराबर 2/पाई इतना। अब यहाँ पाई का मान चलो लगा ही दे रहे हैं हम, तो आर बट्टा ए बराबर 2 और पाई का मान 22/7 और ये 7 चला जाएगा हमारा ऊपर। तो पहले 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 ऐसे काट दें और फिर 7 चला जाएगा ऊपर, तो आर बट्टा ए बराबर 7/11 ये निकल के आया इतना। अब यहाँ से हमें क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और बटा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है यानी ए स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ से हम दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे पाई को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे आर और बटा ए का होल वर्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी घात 2 और यहाँ पर भी घात 2 है। तो पाई का मान 22/7 लगा देंगे और देखो आर बटा ए का मान कितना, देखो आर बटा ए का मान है हमारा 7/11, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/11 का होल वर्ग इस प्रकार। तो देखो 22/7 7/11 और गुणा 7/11 दो बार लिख सकते हैं इसको हम। तो 1 7 से 1 7 कट जाएगा और 11 एकम 11 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 14/11 और 14/11 को लिख सकते हैं हम 14:11 बेटा, ये आंसर निकल के आ गया आपका। चलिए भैया प्रश्न को पूरा देखिए और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करके जाना भैया और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बस एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार का बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब यहां से क्या करेंगे देखना, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। प्रश्न नंबर है हमारा 18। अब प्यारे बच्चों थोड़ा समझ लो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे हम। देखो ये एक हमारा आयताकार है, ठीक है। यहाँ पर ये आयताकार कागज है, ध्यान समझ रहना। इसको थोड़ा साइड पे लगाऊंगा, थोड़ा सा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान समझना। देखो ये एक आयताकार कागज है हमारा और इसकी जो लंबाई है वो कितनी हमारी 40 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई है ये हमारी 22 सेंटीमीटर। ध्यान समझते रहना, यानी ये कोर है ना, ये वाली कोर, इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है और इस वाली कोर की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है 22 सेंटीमीटर हो। एक बार प्रश्न को दोबारा देखिए, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार का बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। अब यही समझो, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर हम इसको ऐसे मोड़ देंगे तो इसकी ये वाली भुजा कितनी है। देखो जब इसको हम ऐसे मोड़ देंगे तो बेटा ये बेलन बन जाएगा ना। ये जब ये बेलन बनेगा तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, 22 थी, ठीक है। तो ये गलत बन जाएगा, तो इसे ऐसे मोड़ा गया। देखो ये 40 है तो ये 40, इसको ऐसे मोड़ा गया इस प्रकार ये। तो ये वाली भुजा हमारी कितनी थी, 40 थी, तो ये इसकी ऊंचाई बन गई। अब ये वाली कितनी थी, ये वाली हमारी थी कितनी, 22, तो ये परिधि बन गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की परिधि बराबर, नंबर डालने पहले आप 18। तो बेलन की परिधि
बेलन की परिधि बराबर हमारी 22 है, ठीक, 22 थी। अब बेलन की परिधि 22 थी, तो यहाँ पे बेलन की परिधि होती है 2 पाई आर और बराबर 22। तो ये 2 × 22/7 और गुणा आर बराबर 22। तो बेटा 22 से 22 निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2r/7 बराबर 1। तो कैसे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2r बराबर 7 हो जाएगा, फिर r बराबर 7/2 हो जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। भैया एक बार फिर समझने आपको फिर समझा दूं। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग है। देखो माध्यक वर्ग पूछा है इसमें, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं माध्यक वर्ग देखना। तो पहले सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो ये टाइप यानी ये वाली टेबल हमने बना ली है, देखना। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता ये 7 है, तो 7 लिखिए, 7 × 5 = 12 लिखिए, 12 × 16 = 28 लिखिए, 28 और 12 = 40 लिखिए, और 40 और 2 = 42 लिखिए, ठीक, 40 2 = 42। अब यहाँ पे निकालना, ये मान जो 42 निकल के आए ये n का मान होता है, तो n बराबर लिख लें 42, ठीक है, n बराबर 42। तो यहाँ पे निकालेंगे n/2, तो n का मान 42/2 तो हो जाएगा 21। अब आपको ये देखना 21 किसके बीच आता है, तो बेटा 21 28 के बीच आता है, ठीक है, 28। ये 21 किसके अंदर है, 28 के अंदर है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इसके सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, ये कौन सा है, 20 से 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 30, ये वाला हो जाएगा हमारा भैया सी सही, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न नंबर 20 है, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः इतने इतने तो इसका बहुलक ज्ञात करिए। तो चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 20। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए बाप। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है हमारा 3 × माध्यक, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं, ठीक है, बराबर बहुलक प्लस 2 × माध्य, माध्य होता है समांतर माध्य। चलिए अब इसका माध्य कितना है वो देखिए, यानी कि माध्य किसका है 26। तो यहाँ पे 3 × 26 और बराबर बहुलक तो पता ही नहीं हमें, प्लस 2 × माध्य इसका है 24.5। इसको हल कर दीजिए, तो 6 × 3 = 18 और 3 दूनी 6 और 1 7 78 हो जाएगा बहुलक। इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो 2 पंजे 10 और 24 दूनी 48 49 हो जाएगा, ठीक है इतना। अब इसको लेके आएंगे इधर, तो ये देखो प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस का 49 और बराबर बहुलक। अब इसमें से घटा दो, तो यहाँ से ढाई लेंगे, 18 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 6 और 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, तो 29 बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा 29। अब प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर यानी खंड बा और प्रश्न नंबर पहला, चलिए पहले इसको भी देख लें। यानी सिद्ध कीजिए कि इतने के बराबर इतना। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे खंड चालू हो गया आपका और तेरी की बा, और प्रश्न नंबर पहले का। देखो प्रश्न नंबर जरूर ध्यान से डालना, बच्चे पेपर चले के आते हैं। जब बच्चे हम अर्धवार्षिक के भी अपने कॉपी चेक की तो बच्चों ने प्रश्न संख्या डाली नहीं, बताओ हम परेशान। तो भैया जब हम परेशान है तो जब बोर्ड की परीक्षा में कॉपी जाएंगे वो भी तो परेशान होंगे, और परेशान होकर नंबर कम दे देंगे, आपको बता रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या भले चाहे एक सवाल कम लगाओ लेकिन प्रश्न संख्या सही डाल के आए आप। तो यहाँ पे हमारा है साइन A/1 प्लस कॉस ए और प्लस 1 प्लस कॉस ए और बटा साइन ए और बराबर है हमारा 2 कॉसिक ए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे LHS साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉस लिखना, ठीक है, बटा साइन ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे जरा ध्यान समझना। देखो इस साइन का गुणा इस साइन में करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा हमारा प्लस, और इन दोनों का ही तो होल वर्ग बन जाएगा ना हमारा, ये आमने सामने वाला क्या होल वर्ग है, तो 1 प्लस कॉस ए का होल वर्ग
अरे भैया इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और नीचे का नीचे, तो इसका इसमें कर देंगे। तो हमारा साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है इतना। अब इसका होल वर्ग खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए। जब इसका होल वर्ग खोलेंगे इतना आएगा, ठीक है, बटा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए इतना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को पास पास लिखेंगे हम, यानी कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को पास पास लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस ए की ये, ठीक, और प्लस 2 कॉस ए बटा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेना ये। अब यहाँ से देखो एक सूत्र बनता है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है तो इसका मान 1 हो जाता है प्यारे बच्चों, इसका मान हो जाएगा 1, तो इसकी जगह पे 1 लगा देंगे। अब हम दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 और प्लस 2 कॉस ए और बटा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ए बटा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए बचेगा और बटा साइन ए प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 बटा साइन ए। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटा साइन ए। तो 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 2 कॉसेक ए, यही निकल के आ गया हमारा RHS। तो नई लाइन से लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। ठीक, ये बेटा प्रश्न रहा था ना, और थोड़ा शेष इतना रह गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपका है पहले का खा। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, जहां 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। तो प्रश्न तो आपने देख लिया, आप इसे कैसे हल करेंगे वो देखना। तो पहले का, अरे चल जाटा का रही, तो पहले का खा नंबर जरूर ध्यान से डालना आपको। तो यहाँ पे दे रखा है यानी 3a बराबर आपका है कॉस a माइनस 26। अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पर 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो बेटा 3 एक न्यून कोण है ना, तो 3a की यानी 3a की जगह पे लिखा जाएगा 90, यानी 3a बराबर 90 माइनस 3a, ये लिखा जाएगा। अरे भैया 3a है ना, एक न्यून कोण है, तो 3a की जगह पे लिखेंगे 90 माइनस 3a लगने पर, यानी कि 3a की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस 3a लिखेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही 3a की जगह पे 90 माइनस 3a लिखेंगे तो आपका साइन की जगह पे कॉस लिखना पड़ेगा, कॉस 90 माइनस 3a और बराबर कॉस a माइनस 26। तो देखो कॉस से कॉस कट जाएगा आपका ये, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 26 को उधर ले आओ, 26 को ले आओ इधर और 3a को भेज दो उधर, तो आपका हो जाएगा 90 प्लस 26 और बराबर a प्लस 3a। तो आपका ये 4a बराबर हो जाएगा 116। 4 से काट देंगे तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 बचा हुआ, 4 नेम 36, तो a बराबर निकलेगा 29 अंश। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए फिर जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बता रहा हूँ। यानी 3a की जगह पर लिख देंगे 90 माइनस 3a, ठीक है, क्योंकि 3a एक न्यून कोण है। आगे देखिए बाप। अब प्रश्न नंबर गा देखिए कैसे करेंगे। पहले प्रश्न को देखना बहुत जरूरी है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। तो प्रश्न देख लिया आपने, ठीक। अब इसे कैसे करेंगे वो देखना। तो पहले का गा,
तो यहाँ पे r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई h बराबर हमारी है 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो L बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r², ये सूत्र होता है। तो h का मान लगा दीजिए, h का मान कितना 12 है तो 12 का वर्ग और r का मान है 3.5 का वर्ग। ठीक, तो 12 का वर्ग 144 होता है प्लस 35 का वर्ग है तो 12 25 हो जाएगा और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। जब इसे हम जोड़ेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 5 इतना 0.25 इतना। ठीक है, अब बेटा ये 15,625 15,625 125 का वर्ग होता है। 15,625 125 लिखेंगे इसे। अब इसके बाद दशमलव से पीछे 2 अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा। तो एल बराबर आपका हो जाएगा, ये किसमें सेंटीमीटर में थी तो ये इसका आंसर आ गया, यानी 12.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर घाघड़ी है। ठीक है, इसका समांतर माध्य 21.5, तो पी का मान ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बता रहा हूँ ये। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये खा खरगोश भी लगाना आपको, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बता रहा हूँ। और इसका प्रश्न नंबर बी विकल्प। ठीक, चलिए अब इसे कैसे, पहले इसके हम लिए टेबल तैयार करेंगे तब प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पर तो बेटा ये टेबल बना के तैयार कर लिया हमने। ठीक है, तो ये x है और ये, यानी ये x है आपका, यानी ये आपका है क्या बोलिए, ये है मध्यमान। ठीक, और ये है बारंबारता। अब अगली टेबल चाहिए x गुणा f। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 56 30, इन दोनों का गुणा करेंगे 60, 25 तिया 75 और 35 का पी में करेंगे तो 35 का पी और 45 दूनी 90। अब यहाँ पे इस प्रकार से लकीर करेंगे। अब इसको जोड़ देना, तो यहाँ पे लिखना हमें सिग्मा एफ बराबर, तो जोड़ दीजिए भैया, 6 4 10 ये हो गया, 6 4 10 10 ये 5 15, तो आपका हो जाएगा 15 प्लस पी। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एक्स एफ बराबर। तो देखो इस 35 को नहीं जोड़ना है, इस 35 को नहीं जोड़ना, 35 को बाद में जोड़ना, 35 पी को। ठीक है, ऐसे करके पहले जोड़ दिया हमने। देखो 0 5 ये 5 आ गया, अरे भैया 0 0 5 और ये 0 तो 5 हो गया, 6 3 9 और 9 7 16, अरे 6 3 9 और 9 7 16 और 16 में 9 जोड़ दो 25, तो इसका जोड़ इतना आया। अब यहाँ पे सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, हमारा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ और बटा सिग्मा एफ। और प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में आपको ना मोबाइल का यूज करना ना कैलकुलेटर का यूज करना है, अपने हाथों से करना, अपने दिमाग से करना है सवाल को। अगर आप मोबाइल का यूज करोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में 100% गलत करके आएंगे आप, 100% गलत करके आएंगे, बता रहा हूं। अगर आप मोबाइल का यूज करेंगे तो मोबाइल का तो यूज बिल्कुल नहीं करना है आपको, अपने आप करिए, भले 4 बार में लगाओ लेकिन लगाओ अपने आप इसको। अब देखो मेरा काम समझाना, अब आप समझो या ना समझो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हो, हम देखने थोड़ी ना बैठे हैं। अब इसका समांतर माध्य प्रश्न में देखो 21.5 दे रखा है, इसका मान है 21.5, तो 21.5 ये समांतर माध्य है ना। अब देखो, अरे भैया देखो समांतर माध्य ये लिखा है 21.5, तो इसकी जगह पे 21.5 और इसका मान है 255 प्लस 35 पी और बटा सिग्मा एफ का मान है 15 प्लस पी। ठीक है, इतना। अब इसका गुणा करा दीजिए बेटा, इसका गुणा इसमें, इसके नीचे 1 कर लीजिए ऐसे करके, तो आपका ये हो जाएगा 255 प्लस 35 पी बराबर, चलो भैया गुणा करिए। तो देखो 15 का इसमें करेंगे तो 15 पना 75 की 5 हासिल लगी हमारी 7 और 15 एकन 15 और 15 7 22 हासिल लगी हमारी कितनी, 15 पना 75 की 5 हासिल 7 और 15 एकन 15 15 और 7 22 हासिल लगी 2 और 15 दूनी 30 और 30 और 2, अरे यार सही हो रहा है ये, 15 पन्ना 75 की 5 हासिल 7 लगी है, 15 एकन 15 15 7 22 हासिल 2, 15 दूनी 30 और 2 32
और दशमलव से पीछे एक अंक है तो दशमलव हमें यहाँ पे लगा देना, ठीक है, ऐसे करके। अब इसका पी में करना है तो प्लस का हो जाएगा 21.5 और ये पी। अब इसको पी को एक तरफ कर लीजिए। तो एक काम करिए ना, इसको उधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो आपका हो जाएगा 35p माइनस 21.5 और ये p बराबर 322.5 और माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 255। घटा दीजिए। अब इसको घटाने का तरीका क्या है? अरे भैया वो भी देखो, 35.0 कर लें, फिर दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ 5 लगाना है, या 21 करना है, तो घटा दीजिए, यहाँ से ढाई लेंगे। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर रह जाएगा 4 और 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 और दशमलव यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो हमारा बचेगा 13.5 और ये पी। अब इसको घटाएंगे तो इसको भी घटाने का तरीका देख लो भैया, ये बड़ी संख्या ऊपर लिखिए, तो 322.5, इसमें दशमलव माइनस दशमलव पीछे मान लेंगे, सीधी ये तो इधर से ही कट जाएगा ना। देखो 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे रह गया हमारा कितना, यहाँ पे रह गया है 1, तो यहाँ से दाएं लें 11, और 11 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 और दशमलव 5 इतना। अब ये दशमलव से दशमलव हमारा हट जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 675 और बटा 135। अब इसका इसमें लगा देना भाग, तो हमारा ये 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अरे देखो ना, 135 गुणा 5 कर लो यार तुम, 55 25 हासिल 2, 5 दूनी 5 3 15 2 17 हासिल 1, 5 1 5 1 6 आएगा, नहीं आया इतना, तो 135 और ये 5, तो P का मान हमारा 5 निकल के आएगा। अब ये हम कहाँ लिखे, इधर लिखे दे रहे हैं P बराबर 5। चलिए प्रश्न को एक बार देख लीजिए पूरा, ये कुछ नहीं करना, हमने आपको बताया है बेसिकली, ठीक है। ये चलिए देखिए, मोबाइल का यूज नहीं करना बता रहा हूँ, मोबाइल का यूज करोगे मैं नहीं जानता हूँ, 100% सवाल गलत करके आएंगे। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए आवाज से आप। अब प्रश्न नंबर हमारा है इसका 5वां नंबर, पहले का 5वां। अरे भाई काफी तो भर गई, हटाओ इसको। पहले प्रश्न देख लें आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने पर विभाजित करती है। तो कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे हमारे पास जो बिंदु है, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, पहले ए लिख दो, यहाँ पे लिख दो बी, ठीक है। तो यहाँ पे -3, 10 है, पहले से माफी चाहता हूँ, 10 है यहाँ पर, 3, -10 और ये 6, -8। उसके एक बीच में बिंदु P है, तो उसके निर्देशांक हैं -1, 6। तुम्हें अनुपात ज्ञात करना है, तो ये अनुपात यानी कि ये दूरी और ये दूरी कितनी है। तो यहाँ पे क्या करें, इस वाली दूरी को हम मानेंगे, इसको मानेंगे 1, ठीक। तो यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, बिंदु है -3, 10 और 6, -8, ठीक। और अनुपात हमने माना है m/1। तो हमें इसका अंता विभाजन वाला सूत्र लगाना है, तो उसमें जो अंता विभाजन का सूत्र होता है, यानी P के निर्देशांक निकाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो P के निर्देशांक, सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1/2 प्लस m2/1 और बटा m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है यहाँ पर, इस सूत्र को लगाने से हमें इसके निर्देशांक मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक हैं कितने, -1, 6 बराबर।
अब यहाँ पे m1 का मान m लगा देना है और x2 का मान कितना लगाना है, x2 का मान लगाना है आपको 6, तो यहाँ पे 6 लिख देना है और m2 का मान 1 लगाना है और x1 का मान -3 लगाना है बटा m1 प्लस m2, यानी ये m1 और ये m2 है तो m प्लस 1 का मान, इसी प्रकार इधर m1 का मान m लगाना है और y2 का मान -8 लगाना है प्लस m2 का मान 1 लगाना है और y1 का मान 10 लगाना है और नीचे बटे में m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों ये कहलाती है भुज और ये कहलाती है कोटि। ये भुज होती है और ये कोट होती है। तो यहाँ पे ये भुज है और यहाँ पे ये कोट है। तो जब भी आप अनुपात ज्ञात करेंगे तो बेटा ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये रामायण करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे या तो भुज लिखो या तो इसकी भुज लिखो या फिर कोट लिखो। क्या लिखेंगे, या तो भुज लिखो या फिर कोट लिखो। अगर कोई दिक्कत हो चाहे पूरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी भुज लेंगे, इधर इसकी भुज लेंगे, दोनों बराबर लेंगे। तो थोड़ा और हल कर लो, -1, 6 बराबर ये हो जाएगा 6m और ये हो जाएगा -3 और बटा m प्लस 1 कोष्टक लगाएंगे। यहाँ पे माइनस का 8m हो जाएगा और प्लस का 10 और बटा m1 प्लस m2। और ये दोनों निर्देशांक आपस में बराबर है, ये दोनों निर्देशांक आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, भुज बराबर भुज कर लो, यानी ये वाली इसके बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6m -3 और बटा m प्लस 1 बराबर -1। ठीक है, तो इसके नीचे कर लो, कैसे गुणा कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें। तो 6m -3 और बराबर ये माइनस है ना, -1 तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो -m और -1, अब m को एक तरफ कर लो तो हो जाएगा 6m और प्लस m। अरे भैया ये माइनस से दलाएं प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस का 1 है, इसको उधर भेजिए तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 7m और ये हो जाएगा हमारा 2। तो m बराबर निकलेगा 2/7। ये इसका आंसर आ गया। तो नई लाइन से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:7, 2:7 ही हो गया। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा, एक बार प्रश्न तो देखें, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आपको क्या करना है, इधर p के निर्देशांक लिखने हैं, ठीक, फिर सूत्र लगाना है। तो इधर इसकी भुज ले लें आप, इसकी भुज कितनी -1 और इधर इसकी सूत्र वाली भुज ले लें। अगर जाना नहीं कोई दिक्कत हो रही तो पूरा देख लीजिए आप, ठीक है, बात खत्म करिए आप, इतना ये देख लो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 चम्मच है। ये प्रश्न काफी बढ़िया है बेटा, बता रहा हूँ, ये 60 नंबर ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए 4 चम्मच देखिए। यहाँ पहले प्रश्न देख लें आप। बिंदु x, y, बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूर स्थित x और y में संबंध ज्ञात करी। तो प्रश्न कैसे करते हैं देखना, इसको नई पेज पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे ऐसे करके हम। और देखो एक बात बता दें, यहाँ पर जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होगा, देखो 3, 6 और -3, 4, जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होगा तो वो हमेशा संख्या रेखा खींचेंगे, एक ऐसी रेखा खींचेंगे तो वो किनारे पे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 6 और -3, 4 और बीच में लिखना है x, y। चलिए तो यहाँ पर लिख लो a, यहाँ लिख लो b, यहाँ लिख लो p। तो यहाँ पे समदूरस्थ का अर्थ होता है यानी इसके बीच की दूरी और बराबर इसके बीच की दूरी कर देना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे AP के बीच की दूरी बराबर, यानी इसके बीच की दूरी और बराबर इसके बीच की दूरी लिखेंगे। PB के बीच की दूरी, यानी दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। अब जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगता है तो अंडरवुड नहीं लगाएंगे आप। तो इसका सूत्र होता है x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ये अब देखो यहाँ पे AP लिखा हुआ तो इसके बिंदु ये लिए जाएंगे 3, 6 और x, y। यहाँ पर ये दिए जाएंगे x, y -3, 4।
ये वाले बिंदु इधर रखे जाएंगे और ये वाले बिंदु इधर रखे जाएंगे। चलिए, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान 3 और x2 का मान x का होल वर्ग प्लस y1 का मान 6 और y2 का मान y इसका होल वर्ग बराबर इधर x1 का मान x और x2 का मान -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, y1 का मान y और y2 का मान 4 इसका होल वर्ग। अब इसका आप होल वर्ग खोल दीजिए तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा, ये 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12 वाई हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 8 वाई हो जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचा हुआ है ये 36 और 9 45 माइनस 6x और माइनस का 12 वाई बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 9 25 हो जाएगा, तो 25 प्लस का 6x और माइनस का 8 वाई। अब यहाँ पे पक्षांतर कर दीजिए आप, तो देखो ये माइनस का है ना, तो माइनस का 6x इसको दलाओ तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12 वाई इसको दलाएंगे तो प्लस का 8 वाई हो जाएगा। अब ये इधर 25 और 45 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा। और थोड़ा समझिए, तो यहाँ पे माइनस का 12x हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 4 वाई और बराबर इससे घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ से -4 कॉमन लेंगे, जब -4 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x और ये प्लस का y बचेगा खाली, ठीक, क्योंकि -4 कॉमन लेंगे ना बराबर माइनस का 20। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4 एकन 4 4 पंजे 20, तो यहाँ पे जो आपका बचेगा 3x प्लस y और बराबर 5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर भी मैच कर लें भैया, हाँ 3x प्लस y बराबर 5, ये इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद अगला देखिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। चलिए भैया अगला देखिए, अब खंडे हाथ से आपका चलेगा दूसरे का द्विघात समीकरण इतने इतने विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति लिखिए। ठीक है, चलिए कैसे करते देखना। तो यहाँ पे खंड यानी दूसरे का चालू हो गया आपका, दूसरे का कैसे करते देखना। तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 बराबर 0। तो बेटा a बराबर यहाँ पर 2 है, b बराबर -4 है और c बराबर यहाँ पर हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे पहले d निकालना, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान -4 का वर्ग है और ये 4 गुणा a का मान 2 है और c का मान 3 है, तो हो जाएगा 16। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का हमारा 8 बचेगा। जब ये माइनस का 8 बचेगा यानी डी का मान -8 निकला, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल यानी कोई वास्तविक मूल, ये लिख दो कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब डी का मान माइनस में निकल के आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, या फिर आप लिख सकते हो मूल काल्पनिक है। ठीक है, यही भी लिख सकते हैं आप। चलिए बे जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न, इसका अगला प्रश्न है आपका 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 304 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो प्रश्न आपने देख लिया, तो इसे कैसे करेंगे देखना अब आप। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 क्रमागत सम संख्याएं। तो पहली संख्या हमारी x हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी भैया x प्लस 2। अब इनके वर्गों का योगफल, तो देखो x स्क्वायर और x प्लस यानी x प्लस 2 का होल वर्ग बराबर 340। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो बेटा ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसको x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x हो जाएगा बराबर 340 का प्रसार कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 4x इसको दलाएंगे
तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा 2x² प्लस का 4x, ये घटाएंगे तो 336 बराबर 0। इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग देने पर जो 2 का भाग देंगे तो x² प्लस का ये 2x माइनस 2 एकन 2, 2 छंग 12 और 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16 होगा। ठीक, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 बराबर 0। अब 168 के ऐसे गुणनखंड करो कि 2 बन जाए। चलिए देखते हैं अब हम। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8 और 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 नहीं 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। ठीक, फिर 3 से काट दीजिए तो 3 सत्ते 21 आपका और 7 एकन 7। अब यहाँ पे देखो ये बना दो 7 ये और 2 ये 14, 14 गुणा 12 बनेगा, 14 गुणा 12। ठीक, सही है। तो अब यहाँ पे समझना x² प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 14x माइनस का 12x। ठीक, और इसके बाद माइनस का 68 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14। यह वाला आंसर आपका अमान्य हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखें x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। ठीक, और हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी देखना, संख्या x और x प्लस 2 थी, x और x प्लस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग डाल के लिखेंगे संख्याएं बराबर x और कामा x प्लस 2। तो x का मान 12 है, तो यहाँ पे 12 कामा 14 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का खा। यहाँ ये दूसरे का खा था, अब दूसरे का गा बोला। अब इसमें प्रश्न नंबर दूसरे का गा है। ओ एक वृत्त का केंद्र है जो स्पर्श रेखाएं PT और TQ जो वृत्त को क्रमशः P और Q बिंदु पर स्पर्श करती हैं। तो बिंदु के बाहर स्थित एक बिंदु T खींचिए तो सिद्ध कीजिए इतना। अब प्रश्न को कैसे करते हैं देखना भैया। स्टैंड को ज्यादा ऊंचा हो गया क्या। चलिए, तो यहां से सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे। अब सब बच्चे प्रकल्पना ले लें भैया। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का गा, और इस प्रश्न को बहुत ध्यान समझना आपको। ठीक है, तो देखो एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार ये, ठीक, इसका केंद्र होगा यहाँ पे O लिखेंगे और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु लेंगे हम T। वो कह रहा है ना वृत्त के बाहर T बिंदु स्थित है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे T। अब यहां से बेटा ये आपकी हो जाएगी, क्या बात है भाई, एक बिंदु ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा और एक बिंदु ये स्पर्श हो जाएगा। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी इस प्रकार ये। ठीक, यहाँ से ऐसे खींचेंगे हम ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना T और यहाँ लिखना आपको P। ठीक, और यहाँ लिखना है Q। अब यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे लिखना O। अब ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो केंद्र पे कोण बनेगा। अब यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है और इसको यहाँ से खींच देना है ऐसे करके। तो बेटा चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है थोड़ा ध्यान समझना। देखो थोड़ा एक चीज मैं आपको और बता दें, पेज भी तो नहीं है खाली। देखो ये आपका व्रत है, ये आपका व्रत है। ठीक है, और ये आपकी एक जीवा है। क्या है, जीवा, और ये केंद्र है। तो जीवा से जब यानी कि केंद्र से जीवा पे लंब खींचा जाता तो यहाँ पे ये कोण 90 अंश का बनता है। तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी।
और इसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे एक बिंदु ये और एक ये बिंदु, हमने वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं, तो बेटा ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। चलिए, और यहाँ पर जो केंद्र होता है और जो स्पर्श रेखा को यानी स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाते हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का। एक बार और देखिए, ये वृत्त है, ठीक, ये केंद्र है, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, पहली बात। अब ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, ठीक, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा और ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक, चलिए कैसे देखते हैं, अब समझना इसको। तो यहाँ पे यानी ये वाला जो कोण होगा प्यारे बच्चों, ये जो कोण होगा वो 90 अंश होगा और ये वाला जो कोण होगा हमारा ये 90 अंश होगा। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज, यानी इसमें सिद्ध करना है, पहले वो देख लें, थोड़ा लिख लें। सिद्ध करना है, कहाँ गया अनसोल्ड पेपर यार। सिद्ध करना है कोण पी टी क्यू और बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, ये सिद्ध करना है। ये कहाँ पर है देखना जरा ध्यान से, यानी पी टी क्यू ये वाला कोण, अब ओ पी क्यू ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण इस कोण का 2 गुना है, ये सिद्ध करना है हमें। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी टी ओ में PTO तथा, यानी ये वाले त्रिभुज लेंगे, कौन सा? एक ये त्रिभुज लेंगे, ठीक, और एक नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, बड़े बड़े त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज QTO में, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कोण 90 अंश है तो ये भी कोण 90 अंश है, तो ये ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये 90 अंश का कोण बनता है यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, उसे ना करिए आप। अब यहाँ पे एक काम करिए, देखो, अच्छा ये क्या, पहले ये बताओ बेटा, ये क्या है? PO क्या है और OQ क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम PO बराबर OQ, यानी PO बराबर OQ, और ये वृत्त की त्रिज्याएं है हमारी, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्याएं है ये, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं और वृत्त की स्पर्श रेखाएं हमारी बराबर होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे TP बराबर TQ, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं और वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, और ये वाली रेखा हमारी उभयनिष्ठ है। ये रेखा कैसी है? उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिखेंगे TO बराबर TO और आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो प्यारे बच्चों, ये यानी कि यहाँ पर ये तीनों चीजें बराबर होंगी, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांसम होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PTQ, यानी P, कहाँ पहुंच गए मैं यार, PTO ओ है, ठीक है, आपका यहाँ पर PTO सर्वांसम त्रिभुज, यानी PTO सर्वांसम त्रिभुज QTO, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांसम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए हैं, तो बेटा ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण PTO बराबर कोण QTO, यानी ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर है। तो कैसे? देखो, PTO और बराबर कोण QTO, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर जो इसको हमने ऐसे मिलाया था, तो यहाँ पे बिंदु लिख दें हम R, क्या लिख दें? R। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखना, तो प्यारे बच्चों ये बड़ा त्रिभुज लेंगे हम, ये वाला लेंगे, ठीक, ये त्रिभुज लेंगे, और इसके बाद ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, थोड़ा दूसरे पेज पे दिखा रहे हैं क्योंकि आपको चित्र दिखाई नहीं देगा, जब चित्र नहीं दिखाई देगा सवाल कहाँ से लग जाएगा फिर। अब देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हम, ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज पी यानी पी टी क्यू, पी टी क्यू, अरे तेरे की फिर गलत लिख दिया हमने, पी टी ओ लिखेंगे ना, यहाँ पे क्यू नहीं होगा ओ होगा, ठीक है। पी टी ओ तथा त्रिभुज पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर ओ में। अब देखिए जरा ध्यान से देखो बेटा, हमने ये वाला त्रिभुज लिया, फिर ये त्रिभुज लिया। अब आप एक काम करिए, देखिए ये वाली भुजा ओभेनिष्ठ है कि नहीं है, यानी कि ये वाली भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ओ बराबर पी ओ, आगे लिख देंगे ओभेनिष्ठ, ओ बना हुआ, ठीक, ओ ओभयनिष्ठ। अब इसके बाद ये वाली भुजा हमारी ओभयनिष्ठ है। अब यहाँ पे ये कोण 90 अंश है, तो ये भी कोण 90 अंश होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी टी पी ओ, कोण टी पी ओ बराबर कोण पी आर ओ, पी आर ओ बराबर 90 अंश, इतना। अब इसके बाद यानी ये कोण 90 अंश हो गया और ये कोण 90 अंश हो गया। अब इसके बाद बचा हुआ है आपका, देखो ये वाला कोण ओभयनिष्ठ है, देखो ये वाला कोण बड़े त्रिभुज में भी आता और इसमें भी आता, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी पी ओ आर, पहले बड़े त्रिभुज लिख लो, कोण पी ओ टी, कोण पी ओ टी और बराबर कोण, अरे भैया पी ओ टी और बराबर कोण पी ओ आर, पी ओ आर, ठीक है। कैसे, उभयनिष्ठ कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी टी ओ समरूप त्रिभुज पी आर ओ, तो दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हो, और समरूप किस प्रकार हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे आप देखो दो भुजाएं, हाँ दो कोण एक भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे दो कोण एक भुजा है, तो ए एस, तो ए एस ए, ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, अब ये बताइए, अच्छा देखो यहाँ पर ये दोनों, ये वाले दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी ये वाला कोण और इसके बाद ये कोण, तो ये दोनों कोण समरूप हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, समरूप होने के बाद तो जो कोण होगा आपका ओ पी ओ पी आर, यानी ये वाला कोण होगा पी टी ओ के बराबर, यानी जो ये वाला इतना भाग होगा, ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर नई लाइन से हम, और भैया ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये जो छोटा सा भाग ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ओ पी आर बराबर कोण पी टी ओ, पी टी ओ। इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। अब आगे देखिए थोड़ा समझिए, अब इसको थोड़ा हम दबा के रखेंगे या चित्र को ही ऊपर कर ले रहे हैं। अब देखना, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कोण है हमारा, ये यहाँ पे दो कोण बने हैं, कितने कोण बने हैं, दो कोण बने। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे देखना, तो कोण पी पी टी क्यू, पी टी क्यू बराबर यहाँ पे दो कोण है, ठीक है, यानी पी टी क्यू, तो इसको लिखेंगे इतना प्लस इतना, तो कोण पी पी टी ओ, पी टी ओ प्लस कोण क्यू टी ओ, क्यू टी ओ। अरे भैया इतने को लिखेंगे इतना प्लस इतना। अब यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इसकी जगह पे लगा देंगे यहाँ पे, तो कोण पी टी ओ क्यू बराबर, तो कोण पी टी ओ प्लस, अरे भाई ये दोनों कोण आपस में कैसे बराबर है, तो इसकी जगह पे ये लगा दो पी टी ओ, तो कोण, अरे भाई समीकरण नंबर 1 देखिए, अच्छा एक कहाँ पर है, ये रहा एक, देखो एक है, तो यहाँ पे क्यू टी ओ की जगह पे क्या लगाएंगे, क्यू टी ओ की जगह पे लगाएंगे पी टी ओ, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्यू टी ओ, यहाँ से देखो क्यू टी ओ है तो इसकी जगह पी टी ओ लगा देंगे, तो कोण
PTO। अब ये एक और एक जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा PTQ बराबर 2 कोण PTO। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ चला गया नंबर पहला यार, दूसरा कहाँ चला गया, हाँ ये देखो। अब ये नंबर 2 देखिए, अब PTO है ना, PTO की जगह पे क्या लिखेंगे, OPR लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण PTQ बराबर, इसकी जगह पे ये लिखेंगे कोण 2 कोण OPR। ठीक, अब OPR कहाँ है देखना, देखो OPR, अरे भैया OPR है ना, अरे भाई इस कोड को कैसे लिखेंगे OPR, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OPQ भी तो लिख सकते हैं भैया, OPQ। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसकी जगह पे लिखेंगे कोण PTQ बराबर 2 कोण, यहाँ पे लिखेंगे OPQ। और सिद्ध क्या करना था हमें इसमें, बस यही सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर आ गया भैया। ठीक है, चलो एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। तो भैया छोटा सा इसका भाग ये है और इसके बाद थोड़ा भाग ये है। जल्दी चलो, कोई दिक्कत है वीडियो को दोबारा बैक करके देख लें आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। अब प्रश्न नंबर हमारा है, इसका बहुत टाइम लग गया इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर घाघड़ी, एक प्रकाश स्तंभ की शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो प्रश्न देख लिया, तो इसे कैसे करेंगे देखना। प्रश्न नंबर दूसरे का घाघड़ी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे एक प्रकाश के स्तंभ से, एक हमारा प्रकाश स्तंभ है ये, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः, यानी यहाँ पर ये दो जहाज है हमारे, ठीक है, एक जहाज ये है और एक ये जहाज है। तो इन यानी कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर की दूरी पर है, तो इनकी जो बीच की दूरी है वो 50 मीटर है। तो अवनमन कोण यहाँ से देखा गया तो ये वाला कोण बनेगा 30 अंश का और ये बनेगा 45 अंश का। ठीक है, हमारा जो दूर कोण बनता है वो छोटा बनता है और जो पास बनता है, जितना मीनार के पास होगा, स्तंभ के पास होगा, उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, और भैया जैसे आगे जाएंगे तो वैसे कोण बढ़ता रहेगा और जैसे इससे दूर हटेंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो कोण घटेगा आपका। तो ये दूरी x है और ये दूरी हमारी h है। तो यहाँ पे A B C और ये D। तो हमें क्या प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना हाँ, अब चित्र तो थोड़ा ऊपर तरफ ऐसे खींचेंगे इसको। अवनमन कोण है ना, अवनमन कोण ऊपर की तरफ से, ऊपर से बनते हैं। तो ये वाला कोण 30 हो जाएगा, पर ये वाला कोण हमारा 45 हो जाएगा। ये तो A B D यहाँ पे लिख लें हम। तो यहाँ पे लिखेंगे माना CD एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ। तो सबसे पहले ये वाला समकोण त्रिभुज ले लें। ठीक है, यहाँ पर ये, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज D या BCD में, BCD में tan 45, tan 45, tan होता है लंब बटा आधार, तो h बटा x हो जाएगा। अब tan 45 का मान 1, तो h बटा x, इसका गुणा कर देंगे तो x बराबर हमारा h निकल के आ जाएगा। ठीक, यानी ये दूरी आपस में कैसी निकली, बराबर निकलेगी। अब समकोण त्रिभुज लेंगे ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, तो यहाँ पे लिखेंगे ACD में। ठीक, तो यहाँ पे देखो tan 30 लिखेंगे, tan 30 बराबर, तो लंब बटा आधार, ये पूरी h है, तो आधार में क्या लिखेंगे, आधार में लिखेंगे 50 प्लस x, यानी 50 प्लस x, और tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा, अब x की जगह पे h लगाएंगे तो 50 प्लस h, यहाँ पे x है ना और x का मान कितना h है, तो इसका कैसे गुणा कर दीजिए, तो इसका h में, इसका h में, तो √3h बराबर हो जाएगा 50 प्लस h। अब इसका थोड़ा आगे लेके चलेंगे तो h को उधर भेज देंगे तो √3h माइनस का h और बराबर 50 हो जाएगा। अब यहाँ से h का मान लेंगे हम,
हटाओ, तो दूसरे पेज में बता रहे हैं इसको। यहाँ से देखिए आगे, तो एच को उधर भेज देंगे, तो √3h माइनस का h बराबर 50 हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन लेंगे, तो जब h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 50 हो जाएगा। फिर √3 माइनस 1 का भाग लग जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 माइनस 1, और यहाँ पे इसका परमेकड़ करेंगे तो √3 प्लस 1 और बटा √3 प्लस 1। तो यहाँ पे ये 50 बाहर रहेगा, √3 प्लस 1 बटा एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये 3 माइनस 2 बन जाएगा, सॉरी 3 माइनस 1। तो आपका 50 √3 प्लस 1 और बटा 2, 2 एकम 2, तो हो जाएगा 25। तो 25 √3 और प्लस 1 और मीटर, ये आपका आंसर आ गया भैया। ठीक है, चलिए जो एच का मान निकला है हमारा कितना है, 25 √3 मीटर। ठीक, पहले आंसर को मैच करें तब प्रश्न को आपको दिखाएं हम। ठीक, अब एक काम करिए बेटा, पहले थोड़ा इससे आगे और देखिए। अब यहाँ पे √3 का मान लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, आंसर इतना भी से इतना छोड़ दो, पूरा सही है आपका। अब इससे आगे थोड़ा इसका मान लगाना पड़ेगा हमें, देखना पूरा आंसर मैच करा के दिखा रहा हूँ आपको। तो h बराबर 25, √3 का मान होता है 1.73, 1.73। ठीक है, अब इसके बाद प्लस 1, तो आपका हो जाएगा ये 25, ये 2.73 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा दीजिए इसमें, तो देखो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 1.73, 2 पूरा लिख लें यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पे 2 बढ़ा दें पीछे, तो देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, हासिल 5 लगी हुई है, और 25 तिया 75, 75 और 5, 75 और 5 हो जाएगा हमारा 80। कितना हो जाएगा ये, 80। कहाँ पर आ गए यार ये हम, ये प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का घा घड़ी। हाँ ठीक है, चलो भैया हल करके देख रहे हैं। इसका मान इतना प्लस 1। ठीक है, ये 25 है, तो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, ये हो जाएगा 80। ठीक, हासिल लगी 8, और 25 सत्ते 200 होते हैं, 25 सत्ते 175। अब इसमें 5 जोड़ देंगे, जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 80, 180। तो ये 0, और हाथ से लगी कितनी हमारी 18, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 में 18 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 68। और दशमलव से पीछे कितने अंक है, 3 अंक है हमारे पास। कितने हैं, 3 अंक, तो 68 हो जाएगा मीटर। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। और ये पूरा पूरा कैसे निकला, कुछ तो गलती करी हमने इसमें। ये आपका हो जाएगा 2। ठीक, एक ही है ना, तो 2 हो जाएगा 7.3। तो 25 दूनी 50, हाथ से लगी 5। अब इसका गुणा देख लेना। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। और फिलहाल आप जाना, देखो बुद्धि ना लगाइए आप इतना ही छोड़ दीजिए। कोई नंबर नहीं काटे, माई का लाल कोई नंबर नहीं काटेगा, बता रहा हूँ। आप इतना छोड़ के चले आइए। और ये मेहनत करने का शौक है, करिए मेहनत आप, और मेहनत कर तो रहे हैं हम। ये देखो, करो मेहनत, लगाओ इसका आंसर, पूरा कर लो अपने आप। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, फालतू के चक्कर में ना पड़े, जितना हम बताए उतना करिए आप। कोई नंबर नहीं काटेगा, बता रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा ये रहा इतना, पहले इसके बाद ये रहेगा। ये बेटा इतना ही छोड़ के आ जाइए, माई का लाल कोई नंबर नहीं काटेगा, बता रहा हूँ। कोई नंबर नहीं काटने वाला आपका। तो इसका मान 25 √3 1 निकल के आ गया। चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न नंबर अगला आपका दूसरे का 5वां है। ठीक है, टेबल देख ली, इसका माध्य ज्ञात करना। तो इसका माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखना भैया। अब प्रश्न नंबर थोड़ा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 5 से कम। क्या लिखा हुआ, 5 से कम। तो इसका जो वर्ग अंतराल बनेगा वो लिखा जाएगा 0 से 5। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 10 से कम। क्या लिखा हुआ, 10 से कम। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 10 से कम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 से 10। फिर इसके बाद 15 से कम, तो यहाँ 10 से 15। ठीक है, फिर 20 से कम है, फिर 15 से 20। फिर इसके बाद 25 से कम है, तो 20 से 25। फिर इसके बाद 25 से 30 कम है। इस प्रकार ये वर्गंतरा बनेगा आपका। फिर 30 से 35। फिर इसके बाद 35 से
40, ये इस प्रकार इसका वर्ग अंतराल बनेगा। अब यहाँ पे इसका जो बारंबारता दे रखी है 3 है, 10 है, 25 है, 49 है, और ये 65 है, और इसका है 73, और इसका ये 78, और यहाँ पर है इसका 80। ठीक, अब इसका बेटा निकाला जाएगा मध्यमान, समांतर माध्य ज्ञात करना। अब इसका निकालेंगे मध्यमान। तो मध्यमान निकालने के लिए इनको जोड़िए, आप इनको जोड़िए और आधा करिए। इनको जोड़ेंगे यानी कि 5 का आधा कितना होगा 2.5। ठीक है, अब इसमें ये देखो कितने कितने का अंतर है, इसमें 5 5 का अंतर, तो 5 5 जोड़िए, तो 2 में 5 जोड़ो 7.5, ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, ये 17.5, और ये हो जाएगा हमारा 17 5 22.5, ये हो जाएगा 27.5, और ये हो जाएगा हमारा 32.5, और ये हो जाएगा हमारा 37.5। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका गुणा कर करके यहाँ लिखना है आपको। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इनका इसका गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो इन सब का गुणा कर करके यहाँ लिखेंगे। फिर इसे जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा 10 25 7.5। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा 383। ठीक, अब नई लाइन से यहाँ पे क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा सिग्मा एक्स एफ और बटा सिग्मा एफ। ये तो बेटा इसका मान है 10 25 7.5 और बटा इसका मान है 383। ठीक, और जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 26.78। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आया है कि नहीं आया, कहाँ है प्रश्न नंबर, हाँ देखो बेटा इसका आंसर गलत हो गया। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो ये 5वें का क्यों लिख रहे हैं हम यार, प्रश्न नंबर 2 है ना ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब प्रश्न को अपने आप लगाएंगे तो कहाँ पे गुणा गलत हो गया, कहाँ पे जोड़ गलत हो गया, तो आपको ये देखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर फिलहाल ऐसे ही होगा। ये इसका आंसर किताब में यानी अनसोल्ड में दे रखा 18.56, लेकिन हमारा इतना निकला। और कहाँ पे गलती होगी वो आप आराम से फुर्सत से बैठ के देखना, बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4 कैसे हल करते हैं देखना। तो हमारा ये 4 नंबर, इसमें माध्यक ज्ञात करना, तो कैसे करते हैं देखना। तो माध्यक के लिए हमने सारणी बना ली। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता कलम बनाएंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता पर 3 लिखिए, 3 10 13 लिखिए, 13 और 20 तो आपका 33 हो जाएगा, 33 और ये 13 46 हो जाएगा, 46 और 4 50 हो जाएगा, और यही वाला मान n का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 50, n बराबर 50। ठीक, तो यहाँ पे n बटा 2, n का मान 50 है तो 50 बटा 2 तो निकलेगा 25, यानी n बटा 2 का मान कितना निकला 25। अब आप इसमें ये देखिए 25 किसके अंदर आता है, तो बेटा 25 33 के अंदर आता है, किसके अंदर 33, तो इसके सामने वाली ये हो जाएगी f। ठीक है, और एल हो जाएगा 40, ये वाला मान हमारा एल हो जाएगा 40, यानी एल का मान कितना हो जाएगा 40, और इससे ऊपर हो जाएगा हमारा सी एफ। ठीक, सी एफ संचयी बारंबारता, और एच यानी कितनी ऊंचाई है प्रत्येक स्थान पे देखिए 15 15 की ऊंचाई है, तो एच बराबर 15 हो जाएगा। चाहो तो ये मान लिख भी सकते हैं आप, एल बराबर 40 लिख लो, और एफ बराबर 20 लिख लो, और सी एफ बराबर हमारा 13 हो जाएगा, और एच बराबर 15 हो जाएगा, यानी कि वर्ग अंतराल में कितने का अंतर, 15 15 का अंतर है। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ और बटा एफ इंटू एच, ये सूत्र है हमारा। एल का मान 40 और प्लस एन बटा 2 का मान 25 और सी एफ का मान है कितना 13 और बटा एफ का मान है 20 और एच का मान 15। इसे हल कर दीजिए आप, तो 40 प्लस यहाँ बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा हमारा 12 और बटा 20 और गुणा 15। अब इसे काट दीजिए, देखो 5 तियो 15, 5 चौक 20, 4 एकन 4 और 4 तियो 12, तो आपका हो जाएगा ये 50 और प्लस 3 त्रिका 9, तो जोड़ देंगे तो 49 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को जल्दी से देख लो। प्रश्न नंबर 4 है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 चलेगा यहाँ से आपका। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इसकी जगह पे बाई लगाएंगे, 2x माइनस 1 और ax प्लस 3 बराबर 22। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ax प्लस 3 और 2x माइनस 1 और बराबर 1 बटा 22।
तो ये वाले मान यहाँ रखे जाएंगे। तो आपका ये बन जाएगा 2 बाई और माइनस ये बन जाएगा 3 और 1/22 और बराबर 5 कितना। तो आपका ये बन जाएगा 2 बाई और माइनस 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो बाई बटा 3 और 3/22 होगा 3/22 और बराबर 5। ठीक, यहाँ पे 3 बना हुआ है तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे किसका गुणा इसमें करिए 2 बाई स्क्वायर और इसका इसमें माइनस का 3। अरे इसका इसमें गुणा करो इसका इसमें करो नीचे का नीचे करो। वीडियो बहुत लंबा बन गया यार। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 तो इसका इसमें 2 बाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर 5 बाई हो जाएगा। ठीक है, अब 5 बाई को उधर ले आएंगे तो 2 बाई स्क्वायर माइनस का 5 बाई और माइनस का 3 बराबर 0। अब इसके काटे गुणनखंड तो 3 दूनी 6 तो 2 बाई स्क्वायर माइनस का 3 बाई और माइनस का 2 बाई। ठीक, और माइनस का 3 बराबर 0। गलत हो गया यहाँ पर यार, यहाँ पर 6 करिए आप, यहाँ पे होगा 6 यहाँ पे होगा प्लस का 1। ठीक, ऐसे करके अब यहाँ से हम 2 बाई कॉमन लेंगे। जब 2 बाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा जाके हमारा बाई माइनस 3, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 3 बराबर 0। तो बाई माइनस 3 और 2 बाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा रहे हैं हम। अब बेटा ये लेंगे हम यानी बाई माइनस 3 बराबर 0, बाई माइनस 3 बराबर 0 तो बाई बराबर हो जाएगा 3। अब बाई का मान हमने क्या लिया था देखिए, ये बाई का मान यही तो लिया था हमने, तो बाई की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे दोबारा से। ठीक है, तो आपका 2x माइनस 1 बटा x प्लस 3 और बराबर 3। अरे भैया ये बाई है तो बाई की जगह पे ये वाला मान लगा दिया हमने। ठीक है, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 तो इसका इसमें 2x माइनस 1 इसका इसमें करेंगे 3x और 3 त्रिका 9 पक्षांतर कर दो यहाँ पर 2x माइनस का 3x। अरे भाई ये 2x है इसको दिलाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो बराबर 9 ये है। ठीक, और माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x बराबर 10। एक आंसर निकल के आ गया हमारा इतना, x बराबर 10। और प्रश्न नंबर 3 तो हो गया गलत कहीं पर ये, हाँ हो गया गलत। और कहाँ पे गलत हुआ है, हाँ देखो 2x माइनस 3 है तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा और जब माइनस हटेगा तो यहाँ माइनस 10 हो जाएगा तो x बराबर माइनस का 10 हो जाएगा इतना। ठीक, तो अब ये वाला गुणनखंड, पहले बेटा हमने ये गुणनखंड लिया था इसको लेके ये हल किया था। ठीक है, अब ये वाला गुणनखंड लेके तो ऐसे लकीर कर दीजिए ऐसे करके। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बाई प्लस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेज देंगे तो 2 बाई बराबर माइनस 1, 2 का भाग लग जाएगा तो बाई बराबर माइनस 1 बटा 2। अब ये बाई मिल गया, बाई की जगह पे दोबारा से फिर ये मान लगा देंगे हम, ये वाला स्टार्टिंग वाला ये बाई का मान फिर दोबारा से यहाँ लगा देंगे तो आपका 2x माइनस 1 और बटा x प्लस 3 और बराबर 1 बटा 2। कैसे गुणा करिए 2 दूनी 4x और माइनस का 2, 1 का करिए x प्लस 3 पक्षांतर कर दो तो ये 4x माइनस x हो जाएगा, इसको उधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 3 और प्लस 2 तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना 3x बराबर 5 और 3 का भाग लग जाएगा तो x बराबर 5 बटा 3। अब मिलाओ आंसर इसके। तेरे की कहीं पे फिर गलती हो गई यार, क्या है लफड़ा हो रहा, चलो यार 2x प्लस 1 है, ठीक सही है 2x प्लस बाई। अब इसको उधर भेज दिया, सही है इसका, हाँ अरे तेरे की देखो माइनस चिन्ह है ना बेटा, माइनस चिन्ह ये, और जब इसमें माइनस को गुणा करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा और जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे माइनस का 3 है तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा आपका 4 तो ये माइनस 1 बटा 4 हो जाएगा। फिर भैया गणित है, नेक गलती होने से माइनस 1 बटा 4 है। ठीक है, ये नेक गलती होने से सवाल पूरा पलट जाता है। और तेरी की 4 1 5 हो गया ना ये, तेरी की 4x और x 4x x 5x 5x बराबर माइनस 1 तो x बराबर माइनस 1 बटा 5। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए प्रश्न को, एक बार देख लें पूरा प्रश्न आप। ये पहले तो आप ये करेंगे और फिर इसके बाद ये करेंगे इधर से। तो ना अब तीसरे का अथवा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पढ़ने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे करके देखना, तो आप लिखेंगे माना इकाई का
अंक बाई तथा दहाई का अंक x है। ठीक है, तो हमारी जो संख्या है, संख्या होती है 10x प्लस बाई, ये हमारा सूत्र मान के चलिए 10x प्लस बाई। अब प्रश्न कह रहा है इसके अंकों का अंतर, इसके अंकों का अंतर कितना है, यानी प्रश्न कह रहा है ठीक इसके अंकों का अंतर 2 है, तो यानी x माइनस बाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर हमारा बन गया 1। अब प्रश्न कह रहा है दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो देखो दो अंकों की संख्या 10x प्लस बाई, अब इसके अंक पलट दीजिए। अंक पलटने का अर्थ है बाई यहाँ लगा देंगे और x यहाँ लगा देंगे, तो 10 बाई प्लस x, और इन दोनों का योग 66 है। अब यहाँ समझना, देखो 10x और x, 10x और x 11x प्लस ये 11 बाई हो जाएगा बराबर 66। तो यहाँ पर क्या करें, 11 कामन ले लेंगे, तो x प्लस बाई बराबर 66। तो 11 एकन 11, 11 छक्का 66। ठीक है, तो x प्लस बाई बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो x प्लस बाई बराबर 6 और x माइनस बाई बराबर 2 है। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8 हो जाएगा। तो 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो x बराबर हमारा 4 हो जाएगा। ये 1 में लगा दो, 1 में रखने पर, 1 मैंने 2 में रख दीजिए। ठीक, 2 में रखने पर तो x बराबर 4 निकला है, तो x की जगह 4 लगा दीजिए यहाँ पर। तो 4 प्लस बाई बराबर 6, तो बाई बराबर हमारा निकलेगा 2। तो बेटा x और बाई के मान कितने निकले, x का मान 4 निकला, बाई का मान 2 निकला। तो हमारे पास जो संख्या है नई लाइन से लिखेंगे, संख्या बराबर 10x प्लस बाई। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए, तो 10 गुणा x का मान कितना निकला, x का मान निकला 4, तो यहाँ पे 10 गुणा 4 और प्लस 2, तो आपका 40 प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा 42। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को जल्दी से नोट कर लो। अगला देखिए प्रश्न। ये भैया वीडियो सबसे लंबा वीडियो बन गया आज। ठीक, प्रश्न तो आपने देख लिया। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कैसे करते हैं, और फिलहाल हमें तो प्रश्न नंबर 3 से बढ़िया ये लगा। ठीक, अथवा वाला करके देखना। और फिलहाल हम आपको एक एक प्रश्न नंबर 4 है हमारा, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करके देखना, तो बेटा ये हमारी एक मीनार है और ये हमारा एक भवन है। ठीक, जिसकी ऊंचाई हमारी 60 मीटर है। अब यहाँ से ये मीनार का शिखर और भवन का शिखर, ठीक, ये इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे आप। ठीक है, यहाँ से एक लकीर खींचेंगे इस प्रकार ये, तो ये वाला कोण 30 अंश है, तो ये वाला भी कोण हमारा 30 अंश होगा। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो ये वाला भी कोण हमारा 60 होगा इतना। तो इसकी ऊंचाई हमारी 60 मीटर है, कितनी है 60 मीटर, तो यहाँ से 60 मीटर कर लीजिए यहाँ पर। अब इसके बाद ये वाली हमारी है एच, इतनी एच कर लेंगे, तो यहाँ पे नाम ए बी सी डी और यहाँ पे लिख देंगे ई। ये वाली दूरी x है, तो ये वाली भी दूरी हमारी x है। तो कैसे करते देखना, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले माना बी डी एक भवन है तथा ए ई एक मीनार है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से हम यहां से लेके यहां तक 60 है ना। ठीक, एक काम करो बेटा, देखो ये वाली एच है दूरी, जब ये वाली हमारी दूरी एच है तो ये कितनी होगी, ये भी एच होगी। ठीक, यहां से लेके यहां तक 60 है, यहां से लेके यहां तक 60 है। ठीक है हमारी, तो ये दूरी हमारी पूरी 60 है, तो ये वाली हमने एच मान ली, यहां से लेके यहां तक एच। अब यहाँ से ये वाली दूरी कितनी बची होगी, ये वाली दूरी बची है 60 माइनस एच इतनी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 लंब बटा आधार। तो बेटा ये पूरी लंब कितनी है 60 है, और बटा x, और tan 60 का मान √3, तो आपका हो जाएगा 60 बटा x। x को यहाँ पहुँचाएंगे, √3 को यहाँ रखेंगे, तो
यानी x बराबर हो जाएगा 60/√3 और ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे यहाँ पर हम, तो हमारा बन जाएगा 60/√3 और बटा √3 बनेगा ना नीचे 3, √3 का √3 में करेंगे 3 बनेगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारा निकलेगा ये 20/3, x का मान निकल के आ गया इतना। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा रहे हैं। अब यहाँ से क्या करके देखना, अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे, यहाँ से ये वाला ऊपर वाला लेंगे ये, अब हमें इसकी जरूरत है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ECD में तो tan 30, तो ये हो जाएगा यानी 60 - h और बट्टा x, और x का मान निकाल चुके हैं, x का मान कितना 20/3 है, तो x की जगह पे 20/3 रख देना है, तो इसका मान 1/√3, तो यहाँ पर 60 - h बटा 20/3, तो बटा √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/1 बचेगा, इधर 60 - h और बटा 20 बचेगा, तो इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, 60 - h बराबर 20, ठीक है। अब h को उधर भेज दो और 20 को उधर ले आओ, तो 60 - 20 बराबर h, तो h बराबर 40 मीटर ऊंचा, यानी जो मकान की ऊंचाई निकली वो हमारी 40 मीटर निकल के आ गई। प्रश्न एक बार को पूरा देख लें आप ऐसे। और प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। और इसके बाद इस सेट के बाद जो भी आपको हल चाहिए बस कमेंट में लिख देना, उसी सेट का हम हल करके भेज देंगे, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 5, इसका अथवा नहीं बताएंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वीडियो काफी लंबा बन गया यार, देखिए ध्यान समझना। धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर छोटे ठोस शंकु में दोबारा ढाला जाता है, जिसकी प्रतीक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार बने कुल कितने शंकु बनेंगे, ठीक है। चलो यही देख लो 5वां। तो देखो, एक ठोस गोले को पिघलाकर, बेटा ये हमारा गोला है, इसको पिघलाकर कुछ शंकु बनाए गए हैं, ये ऐसे करके। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है यानी r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर शंकु की त्रिज्या है, इसको छोटी r कर लें 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई h बराबर है हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब भी कोई चीज पिघलाई जाती है दोनों के आयतन बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन n क्या, शंकु की संख्या है, ठीक। यानी गोले को पिघलाकर कुछ शंकु बनाए गए, कितने शंकु बनाए गए वो हमें नहीं पता, तुमने n मान लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, और गोले का आयतन 4/3 पाई r की, इसकी बड़ी r इसलिए बड़ी r लिखेंगे, n गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4r⁻³ और बराबर यहाँ पे बचेगा n गुणा r² गुणा h, इतना बचेगा। तो यहाँ पे 4 गुणा r का मान है 10.5 और 10.5 बराबर n, इस r का मान है 3.5 और गुणा 3.5 और गुणा h का मान कितना है हमारा, h का मान है, बोलिए ना, h का मान कहाँ गया, h का मान 3 है, तो 3 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 10 से पीछे इससे 10 ये हट जाएगा और इससे ये हट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, अब यहाँ से थोड़ा तो भाई दूसरा पेज लगा लें एक हम, आपका यहाँ बचा हुआ है ये 4 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 10.5 बराबर n गुणा 35 गुणा 35 और गुणा 3। अब देखना 35 एकन 35 और 35 तियां 105, ठीक, 35 एकन 35 और 35 तियां 105। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बेटा यहाँ बचा हुआ n, यहाँ बचा हुआ 4, तो ये 12 और गुणा 10.5, तो n बराबर 12 गुणा करा दीजिए, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 धाम 120 और 12 धाम 120 और 6 126, 10 ध्यान लग जाएगा, तो n बराबर 126 शंकु बने हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। मिला लो आंसर, ठीक, हाँ बस यही आंसर होगा। चलो प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप।
बस प्यारे बच्चों, एंड में वीडियो को लाइक कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना आप। इसके बाद थोड़ा सा भागिएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।